हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी आईटी एग्जाम के लिए। और इसी के साथ में जो रिवीजन सीरीज जो मैंने शुरू करी है, आई होप वो आपको हेल्पफुल हो रही होगी। तो आज हम लोग उसी सीरीज में क्वांटम मैकेनिक्स का रिवीजन करने वाले। लास्ट क्लास में हम लोगों ने केटीजे एंड थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन किया था। आज हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में सारी उसकी जो बारीकियां हैं वो समझने का प्रयास करेंगे। मतलब बारीकियां क्या, बेसिक्स में नहीं जाएंगे लेकिन ओवरव्यू एक सारा ले डालेंगे एक तरह से कि क्वांटम मैकेनिक्स में कहाँ कहाँ से सवाल आते हैं और क्या क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स, है ना। तो क्वांटम मैकेनिक्स से शुरुआत कहाँ से होती है? क्वांटम मैकेनिक्स से शुरुआत हमारे पास होती है वेव फंक्शन से। मैं वो बेसिक्स में नहीं जा रहा हूँ कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन और वो सारी चीजें मैं लिख रहा हूँ। मैं डायरेक्टली वेव फंक्शन से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो वेव फंक्शन। और आई होप आपने जो क्रैश कोर्स में क्वांटम मैकेनिक्स जो मैंने पढ़ाई है, जो आपको समझाया है, वो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना। यहाँ पर अपन सिर्फ रिवीजन करने वाले हैं, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पर ये नहीं है कि कोई सीरीज नहीं, यहाँ पर हम लोग एक क्लास में सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो वेव फंक्शन को जनरली हम लोग साई से दिखाते हैं, है ना। और मैं जनरली एक अप्रोच बताता हूँ आपको कि वेव फंक्शन आपको दो तरीके से दिया होगा। दो तरीके से क्या हो सकता है हमारे पास? एक तो हो सकता है वो आपको किसी पर्टिकुलर स्टेट के फॉर्म में दिया हो, है ना, पर्टिकुलर स्टेट। और दूसरा हो सकता है वो कई स्टेट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में दिया हो, है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी स्टेट्स। ये दो तरीके से वेव फंक्शन में दिया होता है। पर्टिकुलर स्टेट मतलब क्या होता है? किसी पर्टिकुलर स्टेट का वेव फंक्शन लाइक इस तरह से दिया होगा, साई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, है ना, एंड दैट विल बी समथिंग ए फंक्शन एक्स, है ना, इस तरह से दिया होगा। और लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी स्टेट्स का मतलब क्या है कि वहां पर सपोज दैट वो कुछ इस तरह से ब्रैकेट नोटेशन में दिया होगा, इस तरह से कि ब्रा साइज इक्वल, सॉरी, कट साइज इक्वल टू C1 phi 1 प्लस C2 phi 2, है ना, इस तरह से दिया होगा, प्लस सो ऑन, और भी हो सकता है आगे। तो दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन वाला फॉर्म और दिस इज द फंक्शन वाला फॉर्म, पर्टिकुलर स्टेट वाला फॉर्म, है ना। तो अब अगर इन दोनों क्योंकि इसके अलावा कोई कोई दूसरा तरीका हो ही नहीं सकता है कि आपको फंक्शन और किस तरीके से दिया जा सकता है। ये तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशंस होती है, थोड़ी थोड़ी सी अलग तरीके से परफॉर्म करनी होती है। जब हमें पर्टिकुलर स्टेट के फॉर्म में दो, समझने की कोशिश करना, मैं थोड़ा सा इसमें बारीकी से समझा रहा हूँ इसको, कि सपोज दैट हमारे पास एक कोई फंक्शन था जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स थी, है ना। ये एनर्जी स्टेट E1 थी, ये E2 थी, E3 थी, E4 थी, है ना। तो जब ये वाला फंक्शन आपको दिया जा रहा है तो इस पर्टिकुलर कोई भी एनर्जी स्टेट पकड़ ली और उसके बारे में बात कर रहा है। बट जब भी आपको ये वाला जो फॉर्म है वो दे रहा है, इसका मतलब इन सबके कुछ ना कुछ जो फॉर्म है उनको मिला करके ये फंक्शन दिया जा रहा है। सपोज इस पहली स्टेट का वे फंक्शन phi 1 है ना, दूसरी वाली का phi 2 है, तीसरी वाली का phi 3 है, चौथी वाली का phi 4 है। तो उन सबको मिला करके ये वेव फंक्शन बना है ना। और यहाँ पर ये पर्टिकुलर स्टेट का हो गया। ओके, तो अब यहाँ पर कैलकुलेशन हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं इसको समझते हैं। सपोज दैट हमें पहला वाला फॉर्म दिया है, यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट जिस भी रेंज में प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है तो उस रेंज की लिमिट्स x1 to x2, ठीक है, साई स्टार साई dx, है ना। इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। इसमें क्या प्रोबेबिलिटी करते हैं? इसमें जो प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज नथिंग बट ब्रैकेट साई, है ना। ये होती है प्रोबेबिलिटी, टोटल ओवरऑल प्रोबेबिलिटी। दिस इज ओवरऑल प्रोबेबिलिटी दैट इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में बोली जा रही है, सपोज दैट P1 बोला जा रहा है, किसी पर्टिकुलर स्टेट P1 में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, सॉरी इस phi 1 में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या होती है? मॉड C1 स्क्वायर। P2 हो गया तो मॉड C2 स्क्वायर। और ये तब हो रहा है व्हेन द वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इस कांस्टेंट का मतलब हमें पता हो। तो अगर नॉर्मलाइज कराना है इस फंक्शन को, क्या करेंगे? साई स्टार साई इज इक्वल टू 1 फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, या जो भी ओवरऑल लिमिट हमें दी गई है फंक्शन की, वहां से इसको हम पूरा इंटीग्रेट करके इसको 1 के बराबर रखेंगे। यहां से हमें नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट a की वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली अगर यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, उसको नॉर्मलाइज कराएंगे, इसको इस वाली कंडीशन से, इस वाली कंडीशन से उसको नॉर्मलाइज करेंगे, वहां से उस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल करके यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके बाद ही लिखेंगे। अगर नॉर्मलाइज नहीं है, दिस विल बिकम मॉड C1 स्क्वायर प्लस मॉड C2 स्क्वायर, इस अपॉन में आ जाएगा। अगर नॉर्मलाइज नहीं है, नॉर्मलाइज है तो ऑलरेडी, अगर नॉर्मलाइज है तो यहाँ से हमारे पास मॉड C1 स्क्वायर प्लस मॉड C2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। क्यों भाई? देखो, जब आप ब्रा साई इस तरह से लिखते हो, क्या C1 phi 1 प्लस C2 phi 2, तो आप कैट साई किस तरह से लिखोगे? सॉरी, ये कैट था, ये ब्रा फाई था, ठीक है। तो ब्रा फाई किस तरह से लिखोगे? C1 का स्टार इंटू phi 1 प्लस C2 का स्टार इंटू, मैंने देखो नोटेशन चेंज कर दिया, इसको बोलते हैं ब्रासाई, इसको बोलते हैं कैट साई, है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया? phi
2 सिंपल। अब जब इसको आप मल्टीप्लाई कराओगे तो ये सिंपल वेक्टर्स की तरह मल्टीप्लाई होते हैं, इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन की तरह करते हैं। तो C1 का हो जाएगा स्मॉट C1 स्क्वायर, और 5 1 का क्या हो जाएगा, 5 1 का क्या हो जाएगा 1, और 5 1 5 2 का 0, 5 1 5 2 का 0, 5 1 5 1 का 1 सिंपल। तो ये आ गया हमारे पास। अच्छा साहब ये बात अपने को समझ आती है। इसके बाद अगर प्रोबेबिलिटी हमसे बोलती है नॉर्मली इस तरह से कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमेशा किसी ऑपरेटर की पूछी जाती है, ऑपरेटर के बारे में भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, सपोज हमारे पास कोई ऑपरेटर है ए, तो उस ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने का यहाँ पर तरीका क्या होता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम दैट लिमिट, है ना, साई स्टार ए साई डी एक्स। सिंपल, ये है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए। सिंपल, अगर नॉर्मलाइज है, नहीं नॉर्मलाइज है तो अपॉन में वही साई स्टार साई का इंटीग्रेशन करके चिपका देंगे आप। सिंपल, यहां पर क्या करते हैं, किस तरह से नॉर्मलाइज एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, है ना। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का यहां पर फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास, साई ए साई, दिस इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू। नहीं अगर ये नॉर्मलाइज नहीं है तो वही ब्रैकेट साई का हम डिवाइड करा देंगे इसमें। सिंपल, दिस इज द जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू। सपोज दैट अगर हम बात करेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो गई मेरे पास। अच्छा, और इसमें जो भी चीज़ें हैं ना, इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे जनरली बनते हैं कि सपोज दैट हमारे पास ये एक वेव फंक्शन दिया गया है, साई एक्स इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस आई ए एक्स, ये एक वेव फंक्शन दिया गया है। आपसे बोला गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, तो आपको सिंपल करना क्या है, साई स्टार एक्स लिखेंगे। साई स्टार एक्स क्या हो जाएगा, ए स्टार ई पे पावर आई के एक्स, है ना, सॉरी आई ए एक्स, ठीक। दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें करना क्या होता है, साई स्टार साई, साई स्टार साई इज इक्वल टू 1 फ्रॉम जो भी लिमिट दी गई, सपोज माइनस इन्फिनिटी टू या माइनस ए टू सपोज प्लस ए दी गई है, ये लिमिट दी गई है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ से ए मॉड ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे मिलके 1। तो ये सिंपल हमारे पास हो गया इंटीग्रेशन डी एक्स फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए इज इक्वल टू 1, सिंपल, है ना। तो अब यहां से क्या आ गया, मॉड ए स्क्वायर, ये हमारे पास जब इसको लिमिट रखिए, एक्स का क्या हो गया, एक्स हो गया हमारे पास एक्स फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया मॉड ए स्क्वायर टू ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई, 1/√2 है। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, है ना। तो इस तरह से हमें अब करना होता है। बेसिकली हमें कोई भी एक फंक्शन दिया हो, अगर इस तरह का एक्स वाला फंक्शन दिया हो, तो हम बस सिंपल वहां पर ये करके उसमें से ए की वैल्यू निकाल लिए, है ना। अगर सपोज दैट हमें इस तरह का फॉर्म दिया, साई एक्स इज इक्वल टू, या जनरली इस तरह का अगर रिप्रेजेंटेशन दे दिया कि साई इज इक्वल टू सी, बोल दिया सपोज दैट 2/√5 5 1 प्लस a/√5 5 2, ये आपको वेव फंक्शन दिया है। आपसे बोल देगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, नॉर्मलाइज करो इस वेव फंक्शन को। तो अगर हमें इसको नॉर्मलाइज करना होगा तो हम करते क्या हैं, हमारे पास सिंपल, ये हमारे पास क्या है, ब्रासाई है, सॉरी केटसाई है। ब्रासाई किस तरह से लिखेंगे, हमारे पास जाएगा 2/√5 5 1 प्लस a/√5, ए का स्टार कर दो यहाँ पर 5 2, है ना। जब हम उनका मल्टीप्लाई कराएंगे, साई का मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 4/5। इस पहले वाले का पहले वाले में सिंपल जैसे वेक्टर्स में कराते हो, 2 × 2 4 √5 इसका इसमें कराएंगे तो प्लस मॉड ए स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू 1। यहाँ से क्या आ गया, 5 उधर गया, क्या आ गया हमारे पास, मॉड ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस मॉड ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से मॉड ए स्क्वायर क्या आ गया 1। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई, √1 या सिंपल 1। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो हमारे पास वेव फंक्शन क्या बन गया, वेव फंक्शन बन गया हमारे पास 2/√5 5 1 प्लस 1/√5 5 2, सिंपल, ये बन गया हमारे पास वेव फंक्शन। कोई दिक्कत आता है, अच्छा तो ये चीजें हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या करते हैं, सपोज दैट हमारे पास कोई भी एक सिंपल सा ऑपरेटर की बात कर लेते हैं पहले। ऑपरेटर क्या होते हैं इसमें, ऑपरेटर जो होते हैं, सपोज दैट हमारे पास कोई एक वेव फंक्शन दिया गया है, वहां पर हमें किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी चाहिए। देखो यार वेव फंक्शन क्या होता है, वेव फंक्शन का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस तो है नहीं। अब वेव फंक्शन पे अगर हमें सपोज दैट ये पार्टिकल का वेव फंक्शन है, विज पार्टिकल इन अ बॉक्स, सिंपल। तो अब हमें उस पार्टिकल इन अ बॉक्स का मोमेंटम चाहिए, हमें क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए, या हमें उस पार्टिकल की एनर्जी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमें क्वांटिटी चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम उसका एक ऑपरेटर लगा देते हैं। सपोज दैट मोमेंटम चाहिए तो मोमेंटम का ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है, पी साई इज इक्वल टू, हमारे पास होता क्या है, ये होता है माइनस आई एच क्रॉस, क्या कर रहा हूं, ये होता है माइनस आई एच क्रॉस डेल डेल एक्स,
है ना। दिस इज द मोमेंटम ऑपरेटर। ये क्या है? मोमेंटम का ऑपरेटर। पोजीशन का ऑपरेटर क्या होता है? पोजीशन का ऑपरेटर होता है मल्टीप्लाई बाई एक्स। आप एक्स से मल्टीप्लाई करा दो, दैट इज अ मोमेंटम, सॉरी पोजीशन ऑपरेटर। मैं अगर बात करूं काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर होता है माइनस आई, सॉरी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। ये मैं सिर्फ एक्स एक्सेस की बात कर रहा हूँ, मैं एक डायमेंशन की बात कर रहा हूँ। मैं अगर मल्टी डायमेंशन में जाऊंगा या 3 डायमेंशन में जाऊंगा, 3 डायमेंशन में क्या हो जाएगा? इन 3 डायमेंशन में क्या हो जाएगा? माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर, यहाँ पर डेल आ जाएगा, है ना, क्योंकि वहाँ 3 डायमेंशन में आएगा। सिंपल। अच्छा, ये काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर होगा। पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर क्या था? मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल। जो भी आपको पोटेंशियल दिया गया है, मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल, जो भी आपको पोटेंशियल देगा उसे मल्टीप्लाई करा दो। सिंपल। अच्छा, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है? हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन सिंपल क्या होता है हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी यानी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर, या हम सिंपल अगर वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या थे? वी एक्स। सिंपल। ये हो गया हमारे पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। सिंपल। अच्छा साहब, ये हो गया हमारे पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अब करते क्या? अगर सपोज हम हैमिल्टोनियन को अप्लाई कर रहे हैं ऑन द वेव फंक्शन माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, तो हैमिल्टोनियन इज नथिंग बट द समेशन ऑफ, हैमिल्टोनियन इज नथिंग बट द समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर हम इसको अप्लाई कर रहे हैं किसी भी वेव फंक्शन पे, तो ये चूंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, तो यहाँ पर हमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगी ई, एंड साथ में क्या मिलेगा? वेव फंक्शन है। तो बेसिकली जब भी हम किसी ऑपरेटर को, सपोज पी का ऑपरेटर था, तो हमने उसको अप्लाई किया साई पे, तो वो हमें पी की वैल्यू दे देगा, मोमेंटम की वैल्यू दे देगा, साथ में हमें साई मिल जाएगा एज इट इज। तो ये इक्वेशन मिल जाती है। जैसे हमने पी को अप्लाई किया, वहां से मोमेंटम, जैसे हमने अप्लाई किया मोमेंटम ऑपरेटर को, तो यहाँ पर हमें मिलती है मोमेंटम की वैल्यू साथ में साई। तो यहाँ पर क्या होगा? एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी और ये मिल जाएगा हमारे पास साई। इस इक्वेशन को बोलते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन, आइगन वैल्यू इक्वेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन। और यहां पर P इज कॉल्ड आइगन फंक्शन, सॉरी साई इज कॉल्ड आइगन फंक्शन, आइगन फंक्शन, है ना, और P नॉट इज कॉल्ड आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू। सिंपल। तो ये भी तो एक आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखी हुई है, ये भी एक आइगन वैल्यू इक्वेशन है, जहां पर हम हैमिल्टोनियन को ऑपरेट करा रहे हैं ऑन द वेव फंक्शन, एनर्जी मिलेगी हमें, वेव फंक्शन एज इट इज मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस आइगन वैल्यू इक्वेशन को एक नया नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड श्रोडिंगर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? श्रोडिंगर इक्वेशन। ये श्रोडिंगर इक्वेशन, या बोल सकते हैं इसको हम टाइम इंडिपेंडेंट, क्योंकि टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। सिंपल। तो हमें पास एक बात समझनी पड़ेगी कि टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इज नथिंग बट अ आइगन वैल्यू इक्वेशन इन विच वी अप्लाई द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ऑन द वेव फंक्शन एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ एनर्जी फॉर दैट पर्टिकुलर वेव फंक्शन। सिंपल। जिस भी पर्टिकुलर स्टेट के करस्पॉन्डिंग को वेव फंक्शन में दिया गया है, उस पर्टिकुलर स्टेट के करस्पॉन्डिंग हमें एनर्जी वहां पर मिल जाएगी। सिंपल। तो दिस इज नथिंग बट द हमारे पास श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट, क्योंकि टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, तो टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। बात क्लियर है यहां तक? अच्छा साहब, नेक्स्ट क्या बात करते हैं? नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइम एवोल्यूशन की। अब यार टाइम अभी तक बात नहीं करते, अब टाइम को एवॉल्व करेंगे। ठीक है, तो टाइम एवोल्यूशन ऑफ अ वेव फंक्शन। सिंपल। तो टाइम एवोल्यूशन ऑफ अ वेव फंक्शन का मतलब क्या होता है कि देखो देखो यार, वेव फंक्शन जो होता है दैट इज ऑफ फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम बोथ। अभी तक जो हम बात कर रहे थे दैट वाज पोजीशन का हम फंक्शन ले रहे थे, हम जनरली एक्स एक्सिस की बात कर रहे थे। तो हमारे पास अगर साई एक्स दिया गया है, कोई भी साई एक्स हमें दिया गया है, हमसे बोल दिया जाए, और वो साई एक्स जो है ना, वो साई एक्स एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे दिया गया है, तो हमसे बोल दिया जाए व्हाट विल बी द साई एक्स कॉमा टी। हमें टाइम टी पर अगर वेव फंक्शन पूछ लिया जाए तो क्या होगा, वो इसी से निकलता है, और उसके करस्पॉन्डिंग में एनर्जी जब पता होगी तभी हम निकाल पाएंगे टाइम एवोल्यूशन। तो अगर सपोज दैट साई एक्स दिया, तो यार हम साई एक्स को जनरली इस तरह से लिख रहे थे, साई इज इक्वल टू C1 φ1 प्लस C2 φ2। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये समेशन होगा, समेशन ऑफ ऑल द CI फाई आई, है ना, फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 टू n, जो भी हमें दिया गया, जितनी स्टेट दी गई उसके लिए समेशन। तो हमने इसी टाइप में दिया गया हमको कि दिस इज द समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू n CI फाई आई। सिंपल। ये में दिया गया साई एक्स कॉमा 0। हमें साई एक्स कॉमा टी निकालना है, तो हमें करना क्या होता है कि हर एनर्जी, ध्यान सुनना, हर एनर्जी स्टेट, ये क्या थी, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स थी, हर एनर्जी स्टेट के करस्पॉन्डिंग, सपोज दैट हमारे पास φ1 के करस्पॉन्डिंग एनर्जी स्टेट E1 है ना, φ2 के करस्पॉन्डिंग एनर्जी स्टेट E2 है। तो हम हर एनर्जी स्टेट के करस्पॉन्डिंग करते क्या है कि उसका जो वेव फंक्शन है, सॉरी उसकी जो एनर्जी है, उसको इस तरह से लिखते हैं। देखो यार, हमें साई एक्स कॉमा टी लिखना है ना, साई एक्स कॉमा टी लिखना है, तो हम करते क्या है कि
सिंपली इसको लिख देते हैं समेशन सी आई ई रेज टू पावर माइनस आई बाई एच क्रॉस ई आई टी, सिंपल, और साथ में फाई आई। दिस इज द वेव फंक्शन एट टाइम टी, दिस इज द वेव फंक्शन एट टाइम टी, सिंपल। तो यहाँ पे सी आई और फाई आई सेम था, बट हमने एक्स्ट्रा इस टर्म का, किस टर्म का, इस टर्म का ई रेज टू पावर माइनस आई बाई एच क्रॉस ई आई टी का एक्स्ट्रा मल्टीप्लीकेशन कराना होता है, यही हमारे पास टाइम एवोल्यूशन होता है ना। तो सपोज दैट हमारे पास दो स्टेट्स थी, पहले में था C1 C2 है ना, C1 था पहले में, phi1 था और इसकी एनर्जी थी E1, दूसरा था C2, ये था E2 और ये था phi2, सिंपल। तो हम अगर लिखना चाहें कि psi x, t लिखना चाहें फॉर दिस फंक्शन, फॉर दिस वेव फंक्शन, अगर हम psi x, t लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, C1 e रेज टू पावर माइनस आई बाई एच क्रॉस E1t है ना, E मतलब क्या, E1t इंटू phi1 प्लस C2 e रेज टू पावर माइनस आई बाई एच क्रॉस E2t इंटू phi2, सिंपल, 100%, पक्का ये बात क्लियर है। अच्छा, तो ये क्या हो गया हमारे पास, वेव फंक्शन, ये क्या हो गया हमारे पास, वेव फंक्शन at time t is equal to 0, and this is called the time evolution of the wave function, how time is being evolved in the wave function, अगर सॉरी वेव फंक्शन इज इवॉल्व इन टाइम, जो टाइम है उसके साथ में वेव फंक्शन किस तरह से इवॉल्व होता है, दैट इज कॉल्ड द टाइम एवोल्यूशन, ठीक है। यही से बनती है हमारे पास टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो उसके लिए हमारे पास क्या ऑपरेटर होता है, उसके लिए एनर्जी का जो दूसरा ऑपरेटर होता है, एनर्जी का एक ऑपरेटर होता है, एनर्जी का ऑपरेटर क्या होता है, टोटल एनर्जी का ऑपरेटर होता है आई एच क्रॉस डेल डेल टी, जो टाइम पे डिपेंडेंट ऑपरेटर होता है वो ये होता है। अगर हम इसको साई पे ऑपरेट कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल एनर्जी, ये टाइम डिपेंडेंट एनर्जी के लिए होता है, सिंपल। तो ये होती है हमारे पास टाइम, हमारे पास टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर, आई एच क्रॉस डेल डेल टी साई इज इक्वल टू ई साई, सॉरी ई साई है ना, साई लेगा वो। तो दिस इज द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, सिंपल। अच्छा साहब, ये बात अपने को समझ आती है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। एक बहुत जरूरी चीज जो आपको याद रखनी होती है, दैट इज द गॉसियन वेव फंक्शन, ठीक है। गॉसियन वेव फंक्शन ना, क्योंकि आपको वेव फंक्शन कभी कभी गॉसियन फॉर्म में दिया हो सकता है, तो उसका कैलकुलेशन आपको समझ आनी चाहिए कि उसका इंटीग्रेशन वास्तविक में होता क्या है। तो गॉसियन वेव फंक्शन कुछ इस तरह का दिखता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। सपोज मैं आपको उसका एक्सपेंडेड फॉर्म पूरा लिख रहा हूँ कि माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसका इंटीग्रेशन सपोज दैट आपको कहीं करना पड़ रहा है, आपको इस टाइप का वेव फंक्शन मिल रहा है, तो इसका डायरेक्ट आपको इंटीग्रेशन याद रखना है, ई रेज टू पावर बी स्क्वायर बाई 4a इंटू पाई रूट के अंदर पाई बाई ए, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है ना। मैं पूरी कैलकुलेशन इसकी नहीं करा रहा हूँ, मैंने डिटेल क्लास में इसकी कैलकुलेशन भी कराई हुई है, बट यहाँ पे आपको सिंपल यही याद रखना है, ठीक है। ओके, अगर यहाँ पे b की वैल्यू 0 है तो ये टर्म आपको डायरेक्टली 0 कर देना है। तो मतलब इस तरह का अगर वेव फंक्शन बन रहा है माइनस ई ए एक्स स्क्वायर डी एक्स और माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट पाई बाई ए, सिंपल। ये चीज आपको याद रखनी है, दिस इज नथिंग बट द गॉसियन वेव फंक्शन, गॉसियन वेव फंक्शन, ठीक है। और इसका ग्राफ किस तरह का है, गॉसियन हमेशा इस तरह का आता है ना, गॉसियन टाइप का, इस टाइप का, ठीक है। ये होता है हमारे पास गॉसियन वेव फंक्शन। और अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे सिस्टम्स, जिसके एप्लीकेशन वाले पोर्शन पे, जहां से हमारे पास और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें दो एप्लीकेशन बहुत मेजर है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। दे आर पार्टिकल इन अ बॉक्स, पार्टिकल इन अ बॉक्स। पार्टिकल इन अ बॉक्स होता क्या, पार्टिकल इन अ बॉक्स वही सिंपल, हमारे पास 1D बॉक्स, 2D बॉक्स, 3D बॉक्स, ठीक है। तो 1D 2D और 3D, सिंपल। 1D अगर हम बात करें, 1D बॉक्स की पहले हम बात करते हैं, ठीक है। तो 1D बॉक्स के लिए सबसे पहले हमें याद रखना होता है, 1D बॉक्स मतलब इस तरीके का बॉक्स, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है, यहाँ पे पोटेंशियल इन्फिनिटी होता है, यहाँ पोटेंशियल इन्फिनिटी होता है, इसके इधर इधर, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो होता है, यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल जीरो बीच में, ठीक है। यहाँ मान लो x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x इज इक्वल टू a तक है ये, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a, तो इसका वेव फंक्शन हमारे पास क्या बनता है, साई x इज इक्वल टू रूट 2 बाई a साइन n पाई x बाई a, है ना। ये हमारे पास वेव फंक्शन बनता है। एनर्जी क्या होती है इसकी, एनर्जी होती है सिंपल हमारे पास n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 2ma स्क्वायर, सिंपल है, कोई दिक्कत। अच्छा साहब, एक चीज इसमें अगली क्या याद रखनी है, अगली जो इसमें एनर्जी हमें पता होगी, एनर्जी के साथ में एक चीज याद रखनी थी कि n इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 2 3, मतलब इस तरह से स्टार्ट, तो n 0 से नहीं स्टार्ट करना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है n कभी 0 से नहीं स्टार्ट करना है। दूसरी चीज, सपोज दैट हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू या कोई चीज प्रोबेबिलिटी पूछी गई, तो डायरेक्टली हमें याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली यहाँ सोचो, देखो यहाँ पर क्या आएगा, थोड़ा सा इसको डिटेल में बताता हूँ। सपोज दैट हमारे पास इस तरह से ये वेव फंक्शन था, है ना, ये वेव फंक्शन था,
ये इधर इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी, यहाँ पे जीरो, यहाँ x इज इक्वल टू जीरो, यहाँ x इज इक्वल टू a, तो जो n इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन बनता है वो ये बनता है, सॉरी n इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन बनता है वो ये बनता है ना। जो n इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन बनता है वो ये बनता है, ये है n इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग। तो इसी तरह से हमारे पास जब इसका प्रोबेबिलिटी, ये वेव फंक्शन मैंने प्लॉट किया है, अगर मैं प्रोबेबिलिटी प्लॉट करना चाहूं तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी नथिंग बट मॉड साई एक्स का स्क्वायर एक तरह से बोल सकते हैं, है ना। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, इसका डबल एक तरह से कर देते हैं, मैं उसमें लेंथ में नहीं दिखा रहा हूँ डबल, लेकिन एक तरह से डबल है, ये डबल हो गया इसका फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या हो जाएगा, चूंकि मॉड करके स्क्वायर कर रहे हैं इसका मतलब पॉजिटिव में आएगा, तो यानी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। इस तरह से, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 2 के लिए हो गया। तो याद रखना होगा भाई, इसमें आप देखो यहाँ x इज इक्वल टू 0 था, यहाँ पे x इज इक्वल टू a था, तो आप देखो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ है, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ है, x इज इक्वल टू a बाई 2 पे। तो ये चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ पे होगी, यहाँ प्रोबेबिलिटी यहाँ 0 था, यहाँ a था, ठीक है, यहाँ होगा a बाई 2, तो यहाँ होगा हमारे पास a बाई 4, यहाँ होगा 3a बाई 4। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ कहाँ पर आएगी, एक आएगी a बाई 4 पे, दूसरी आएगी 3a बाई 4 पे। तो ये पूछा जा सकता है कि फॉर द n इज इक्वल टू 2 इन पार्टिकल इन अ 1D बॉक्स वेयर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज मैक्सिमम। तो आपको याद रखना a बाई 4 एंड 3a बाई 4, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, सिंपल। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, ये अगर हमें प्रोबेबिलिटी मैक्सिमाइज हमें कर ली, उसी तरह से अगर हम n इज इक्वल टू 3 के लिए लिखना चाहें तो n इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3 का वेव फंक्शन कुछ इस तरह का बनता है, इस तरह का वेव फंक्शन होता है। तो इसको हम जब स्क्वायर करते हैं तो इस तरह का वेव फंक्शन बन जाता है ना। तो आज सोचो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर a है, तो यहाँ क्या होगा a बाई 3, यहाँ क्या होगा 2a बाई 3, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ होगी, 0 प्लस a बाई 3 बाई 2, 0 प्लस a बाई 3 बाई 2 यानी a बाई 6 पे, फिर कहाँ होगी a बाई 3 प्लस 2a बाई 3 बाई 2 पे, यानी ये कितना होगा 3a बाई 3, यानी हो गया मेरे पास a बाई 2, तो ये क्या हो गया a बाई 2 पे, फिर कहाँ पे आएगी 2a बाई 3 प्लस a बाई 2 यानी उसके आधे पर। तो यहाँ प्रोबेबिलिटीज मैक्सिमम होती है, सिंपल। तो आपको इस तरह से याद रखना है कि कहाँ कहाँ प्रोबेबिलिटीज हमें मैक्सिमम करानी है। दूसरी बात, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी जो है वो यहाँ पर अगर मैक्सिमम है तो इसके इधर की प्रोबेबिलिटी इधर की प्रोबेबिलिटी तो सेम है, बट सपोज दैट हमसे बोल दिया जाए वेयर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, या बोल दिया जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल फ्रॉम, या भाई देखो अगर यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी, अगर हम x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक की प्रोबेबिलिटी की बात करें दैट इज 1, यहाँ से यहाँ तक की बात करें दैट इज हाफ, ये भी हाफ है, बट दिस इज नॉट 1/4, ये जो ये वाला पोर्शन है दिस इज नॉट 1/4, समझ पा रहे हो। तो यहाँ की क्या कर रहा हूं, यहां से यहां तक तो आधी होती है, यहां से यहां तक तो आधी होती है, बट यहां से यहां तक 1/4 नहीं होती, तो इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो समथिंग 1/2 से कम आएगी, सॉरी 1/4 से थोड़ी सी कम आएगी, और यहाँ पर 1/4 से थोड़ी सी ज्यादा आएगी, वो आप कैलकुलेट करो, है ना, कहाँ से कहाँ तक, 0 से सपोज दैट आपको a/4 तक कैलकुलेट करना है, तो वही वे फंक्शन अपना रखा, 2 उसका स्क्वायर कर दिया, साइन स्क्वायर n पाई x बाई a, अब फर्स्ट के 1 के लिए कैलकुलेट करना है तो n की वैल्यू 1 डाल दो, पाई x बाई a dx कैलकुलेट करो, देखो 1/2 से कुछ कम वैल्यू आएगी इसकी, बात समझ आ रही। तो इस तरह से कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। अब अच्छा एक बात बताओ कि अगर ये 1D बॉक्स है तो मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आएगी, मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आएगी इसमें 0, मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आती है 0, क्यों आती है 0, क्योंकि यहाँ पर जितना पार्टिकल x में जाता है उतना ही पार्टिकल y में, सॉरी जितना पार्टिकल पॉजिटिव x में जाता है उतना ही पार्टिकल नेगेटिव x में जाता है, इस तरह से मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आती है हमारे पास 0। पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आएगी, पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या लग रही है यहाँ पर, सपोज n इज इक्वल टू 1 की बात करें तो पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है a/2, मतलब पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पर मैक्सिमम होगी, दैट इज द पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो यहाँ पे पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आएगी a/2, कैलकुलेट कर सकते हो आप डायरेक्टली, वही साई स्टार साई वाले कॉन्सेप्ट से, है ना, पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वही साई स्टार x साई है, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये बनता है 1D बॉक्स। 2D बॉक्स में हमें सारी चीजें याद रखनी पड़ती है। 2D बॉक्स की अगर बात करें 2D बॉक्स, तो 2D बॉक्स में वेव फंक्शन हमारे पास क्या होता है, 2D बॉक्स का वेव फंक्शन हमारे पास क्या होता है, साई x कॉमा y अगर हम लिखना चाहें तो √2/lx √2/ly साइन nx पाई lx बाई सॉरी बाई x है ना, n पाई x nx पाई x बाई lx इंटू साइन ny पाई y बाई ly, दिस इज द वेव फंक्शन। तो एनर्जी क्या आ जाएगी हमारे पास, एनर्जी आ जाएगी nx स्क्वायर बाई lx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर बाई ly स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m, दिस इज द एनर्जी एक्सपेक्टेशन, सॉरी एनर्जी की आइगन वैल्यू, सिंपल। वेयर nx और ny, देखो यहाँ पर ना आप सोचोगे से सपोज दैट हमारे पास nx और ny, nx की वैल्यू 2 है और ny की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो एनर्जी सपोज दैट lx इज इक्वल टू ly है,
इज इक्वल टू एल कर दिया, तो हमारे पास एनर्जी क्या आ जाएगी इस वाले पर्टिकुलर केस के लिए, हमारे पास एनर्जी क्या आ जाएगी इस पर्टिकुलर केस के लिए, हमारे पास एनर्जी आ जाएगी एन, ये स्क्वायर करोगे तो 4 + 1 5 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2ml स्क्वायर। लेकिन सोचो अगर nx इज इक्वल टू 1 और ny इज इक्वल टू 2 डालें तब क्या आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का, तब भी 5 आएगा, तब भी क्या आएगा 5 आएगा, 5 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2ml स्क्वायर। ठीक है, तो एक चीज आप देख पा रहे हो कि इसमें और इसमें दोनों में एनर्जी सेम आ रही है, इसका मतलब दीज टू स्टेट्स आर डीजेनरेट। तो आपसे सॉरी जो एनर्जी है ना उसको देकर के डीजेनरेसी पूछी जा सकती है। तो अगर आपसे डीजेनरेसी पूछी जा रही है तो आपको सिंपल इस तरह से कर देना है, जो भी आपको यहाँ पर वैल्यू 2D बॉक्स है तो यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है उसको nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर के बराबर रख के हमें 5 करना है। यहाँ से देखना हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जिनसे 5 आ जाए, तो हमारे पास 2 1 1 2, इसका मतलब इसकी डीजेनरेसी कितनी हो गई 2। या आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, डायरेक्टली आपको ये तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, बट डायरेक्टली आप क्या याद रख सकते हो। सपोज आपसे पूछ दिया गया कि फॉर अ पार्टिकल इन 2D बॉक्स व्हाट इज द डीजेनरेसी ऑफ द फाइंडिंग द पार्टिकल इन फिफ्थ स्टेट, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, या सपोज दैट फोर्थ एक्साइटेड स्टेट पूछ दिया गया, इस तरह से पूछ दिया गया, तो हमें डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख सकते हैं 1 2 1 ट्रिपल 2, ये पूछ दिया गया आपसे। तो यहाँ पे ये क्या है 1 क्या है 0, ये आपकी क्या है डीजेनरेसीज। तो ग्राउंड स्टेट में 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 2, थर्ड में सॉरी सेकंड में 1, थर्ड में 2, फोर्थ में 2, फिफ्थ में 2, तो दिस आर द डीजेनरेसी। और याद रखना ये हमेशा 0 शुरू करना है, 1 2 1 ट्रिपल 2 लिखा हुआ है ना, तो दिस इज द ग्राउंड स्टेट, दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दिस इज द सेकंड एक्साइटेड स्टेट। इसको फर्स्ट से काउंट मत करना। एक बार अभी 2022 में एग्जाम क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत लोगों ने गलत कर दिया था, वहां पर 3D बॉक्स के लिए पूछा गया, मैं बताऊंगा अभी वहां पर। तो काउंटिंग आपको ग्राउंड से करनी, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। इसी तरह से 3D बॉक्स की बात कर सकते हैं। 3D बॉक्स में क्या होता है, 3D बॉक्स का वेव फंक्शन सिमिलरली क्या बन जाएगा, 3D बॉक्स के लिए XYZ हो जाएगा, और यहाँ पर ना यहाँ पर आपका सिंपल एक टर्म एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, क्या वही √2/LX वाला सॉरी LZ वाला, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन NZ पाई Z/LZ, बाकी सेम रहेगा, ये सारी चीज सेम रहेगी, इतना ऐड हो जाएगा। सिमिलरली एनर्जी के लिए हो जाएगा, तो एनर्जी के लिए हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, Lx इज इक्वल टू Ly, मैं सेम मान रहा हूँ, ठीक है, Lx इज इक्वल टू Ly इज इक्वल टू LZ, ठीक है। तो एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर बाहर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 2ml स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर भी आपसे डीजेनरेसी पूछी जा सकती है किसी भी स्टेट की, तो आपको याद रखना है पर फॉर्मूला डायरेक्टली मतलब एक कोड वर्ड टाइप याद रख सकते हो, 13316 सॉरी 13316, है ना, 13316 तो दिस इज द डीजेनरेसी ऑफ द, या फॉर्मूला बेसिस बोल सकते हैं, ठीक है। दिस इज द ग्राउंड स्टेट, दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दिस इज द सेकंड, दिस इज द सेकंड एक्साइटेड स्टेट, दिस इज थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमेशा काउंटिंग कहां से करनी है, ग्राउंड से करनी, ग्राउंड का ये हो गया, फर्स्ट का ये हो गया, सेकंड थर्ड, इस तरह से काउंटिंग करनी है, सिंपल, कोई दिक्कत 100%। अच्छा, सिमिलरली आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए भी चीजें याद रखनी पड़ेंगी, किसके लिए, हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या होता है हमारे पास, हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेव फंक्शन ऐसे कुछ याद रखने की खास जरूरत है नहीं, उसमें लंबा से वेव फंक्शन आता है, याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर में एनर्जी याद रखनी होती है। अगर आपका 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो हमारे पास एनर्जी क्या आ जाएगी, ई फॉर 1D क्या आ जाएगा हमारे पास, n+1 h कट ओमेगा, है ना। ई फॉर 2D क्या आ जाएगा हमारे पास, nx प्लस ny+1 बाहर एच का। इतने बहुत सवाल आते हैं यहाँ से, ठीक है, एनर्जीज पे ही। 3D के लिए क्या आता है हमारे पास, nx प्लस ny प्लस nz प्लस 3/2 बाहर एच कट ओमेगा, सिंपल। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास जो डीजेनरेसीज होती हैं, यहाँ पर डीजेनरेसी क्या होती है, यहाँ पर डीजेनरेसी होती है n+1, और यहाँ पर डीजेनरेसी क्या होती है, यहाँ पर डीजेनरेसी होती है n+1 n+2 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज द डीजेनरेसी। आपको डायरेक्टली n की वैल्यू जो भी, और यहाँ पर एक चीज याद रखना, हार्मोनिक ऑसिलेटर में मस्ट रिमेंबर चीज है कि n की वैल्यू हमेशा 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 इस तरह से। वहां पर n की वैल्यू 1 से शुरू होती है, बट यहाँ पर n की वैल्यू 0 से शुरू होती है। तो यहाँ पर आपको एनर्जीज काउंट करना आना चाहिए, कोई कंफ्यूजन है तक, पक्का 100%। चले आगे। तो आई होप यहां तक की बात समझ आ गई होगी। आपको एक चीज और याद रखना कि सपोज दैट हार्मोनिक ऑसिलेटर या कोई भी आपको फंक्शन दिया गया है, वहां पर वे फंक्शन थोड़ा सा आपको पहचानना आना चाहिए। कि सपोज दैट मैं एक गैस तरीका बता रहा हूं आपको, कि सपोज दैट ना आपसे दे दिया गया कि हमारे पास एक पोटेंशियल है, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ स्टेप V0, पोटेंशियल है स्टेप V0, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल 0 था और यहाँ पे पोटेंशियल V0 है। सिंपल, आपसे बोल देगा व्हाट कैन बी द प्रोबेबल वेव फंक्शन फॉर दिस फर्स्ट
रीजन एंड सेकंड रीजन। तो एक चीज़ याद रखनी, जहाँ पर हमारे पास वेव फंक्शन नहीं होता है, जहाँ पर हमारे पास जो एनर्जी है, पोटेंशियल है, वो नहीं होता है, वहाँ पर हमें जो वेव फंक्शन ड्रॉ करना होता है वो इस तरह का ड्रॉ करना होता है, e⁻⁰ एंड e⁻⁻⁰ टाइप। मतलब वहाँ पे साइनसोइडल वेव फंक्शन आएगा, ठीक है। लेकिन याद रखना है, जहां पर भी आपका पोटेंशियल आ रहा है वहां पर आपका डिकेइंग वेव फंक्शन होता है। तो यहाँ पर डिकेइंग वेव फंक्शन किस टाइप का आ जाएगा, e⁻⁻⁰ इस तरह का वेव फंक्शन। और या अगर इस तरह का भी हो सकता है e⁻+Γ(x). तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि इन रीजंस में इस तरह के वेव फंक्शंस आते हैं अगर हमारे पास जो एनर्जी है दैट इज लेस देन V0। अगर एनर्जी ग्रेटर देन V0 है तो यहाँ पर भी आपका साइनसोइडल होगा, यहाँ पर भी साइन, क्योंकि यहाँ पर भी कोई पोटेंशियल तो फेस करना पड़ नहीं रहा है, यानी यहाँ पर भी साइन वाला होगा, यहाँ पर भी इसको भी साइनसोइडल। ये कैसा होता है, साइनसोइडल होता है, ठीक है ना। क्योंकि जब इसको एक्सपेंड करते हो क्या आता है, साइन एक्स साइन के एक्स प्लस आई कॉस के एक्स, सॉरी उल्टा लिख दिया, कॉस के एक्स प्लस आई साइन के एक्स, है ना। तो ये आता है जब भी हमारे पास, ध्यान रखना है आपको, पोटेंशियल जब भी कहीं भी कोई वेव फंक्शन या पार्टिकल पोटेंशियल में एंटर कर रहा है तो वहां पर एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, जब भी वो फ्री है तो साइनसोइडल होगा। इतना याद रखना है, सिंपल। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आकर के लिख सकते हो बिना झिझक के। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अभी कभी लाइक करो, चलो लाइक करो। अच्छा, अब क्या है कि आई होप यहाँ तक की बात क्लियर हो गई 100%। अब क्या है, अब हम लोग इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं, ठीक है। रिवीजन आज का जो क्वांटम मैकेनिक्स का रिवीजन था ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। जो भी टॉपिक्स, अब एक टॉपिक रह गया, वो करंट डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। जे का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, h×2im ब्रैकेट में साई स्टार d/dx इंटू साई माइनस साई d/dx इंटू साई स्टार, है ना। ये था हमारे पास करंट डेंसिटी, ठीक है। जो मेरे को एकदम सडनली याद आ गया कि ये एक्सप्रेशन मैंने नहीं लिखवाया था, तो ये एक्सप्रेशन भी आपको याद रखना है। सिंपल, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी आपसे पूछ सकता है, ओके। अब अगर कोई डाउट रहा हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर और भी कुछ बात करनी, क्रैश कोर्स वगैरह की बात करनी, तो आप नीचे जो लिंक दिए गए हैं जो क्रैश कोर्स के, वहाँ पर जा सकते हो, आप डायरेक्टली एप्लीकेशन पर आ सकते हो। अभी टाइम है 1-1.5 महीने का, वहाँ पर आप क्रैश कोर्स को इनरोल करके कंप्लीट जो कोर्सेज है उनको कर सकते हो, इनफ टाइम है, ठीक है। तो जाकर के एनरोल कर सकते हो। और भी कुछ पूछना हो तो टेलीग्राम पे पूछ लो या कमेंट सेक्शन में पूछ लो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, बाय बाय।